बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सेनेट इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पड्डा पड़ गया है। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की जानी दुश्मन जमातें, जिन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत को पहले ख़त्म किया, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर बदतरीन मुकदमात बनाए, फिर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और उनके ख़ानदान के दीगर लोगों को जेलों में रखा, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया। वो तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला ठीक हो गए हैं और उन तमाम लोगों के साथ जो है बंदर बांट भी कर ली गई है कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी और कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी। तो तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के साथ इत्तफाक राय पैदा कर लिया है, लेकिन अपने कारकुनों से और अपने लोगों से वो इत्तफाक राय पैदा नहीं कर पा रहे। तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है कि जो एक लिस्ट उनके पास मौजूद है उसके मुताबिक वो सेनेट के टिकट देकर और उन्हें वोट दिलवाकर सेनेटर बनवा ले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने ज़्यादा उम्मीदें लगा दी हैं और उन्हें ये लगता है कि कारकुनों के ऊपर सरमायादारों को तरजीह दी जा रही है, जो कि एक गलत फैसला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तहरीक इंसाफ के अहदेदारों की जानिब से पेशावर में, और उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला हाउस और असम्बली का हम घेराव भी कर सकते हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम MPAs को फिर सूबाई असम्बली के अंदर नहीं जाने देंगे वोटिंग के लिए अगर हमारे साथ ये जुल्म ना रोका गया तो। ख़ासतौर पे जो लोग गुस्से में हैं वो मिर्ज़ा अफरीदियों के चक्कर में है। वो ये कहते हैं जनाब कि जिस वक्त तहरीक पर फोकस होना चाहिए उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो मिर्ज़ा अफरीदियों की चाकरी में लगी हुई है और अभी तहरीक पे फोकस करने का वक्त है, लेकिन पार्टी तकसीम हो रही है और इस तरह के फैसलों से मायूसी हो रही है। देखिए, मिर्ज़ा अफरीदी अगर सेनेटर बन गया तो चंद सिक्के और उछालेगा और फिर तमाशा देखता हुआ वर्ल्ड टूर पे निकल जाएगा, एंजॉय करता हुआ, और फातिहाना अंदाज में चला जाएगा। अब फवाद चौधरी ने भी यहाँ पे एक ताना कसा है, लोग मौका हाथ से जाने नहीं देते। फवाद चौधरी ने कहा जी कि मेरे पास 50 करोड़ रुपया नहीं है, अगर मेरे पास भी होते तो मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाता। ज़्यादा लोग जो इस वक्त रोला डाल रहे हैं, जो अजहर मशवानी ने बात की बैरून मुल्क से या बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, वो इरफान सलीम का नाम ले रहे हैं। इरफान सलीम के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने लोगों में से एक है। ये इमरान खान साहब के पास उस वक्त से है, या इमरान खान साहब का साथ उस वक्त से दे रहा है जब इमरान खान साहब के साथ इनमें से कोई भी नहीं था, जितने आज आपको लोग दिखाई देते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना एक नज़रियाती वर्कर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं उन्हें पाकिस्तान के मीडिया पे ख़ास तवज्जो दी जा रही है और पाकिस्तान के मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये इख्तलाफात दिखाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कवरेज की जा रही है। और एयरवे ने इसके ऊपर कवरेज की। नईम साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ, हम एक साथ भी काम करते रहे फील्ड में। तो नईम भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी खबरें ब्रेक की हैं, इससे पहले ये भी खबर उन्होंने दी थी और खबर का जो बेशतर हिस्सा है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उसको तरदीद नहीं की जा सकती। वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और ये खबरें हम भी पहले देते रहे हैं, बल्कि नईम भट्ट साहब ने उसमें इजाफा ही किया चंद चीज़ों का। मगर ये जो बैरिस्टर सैफ वाला पोर्शन है कि बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब के साथ वफादारी में डट जाएंगे, ये ऐसा कोई समझ आने वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब के बहुत सारे वफादार इमरान खान को नहीं मिल पाते, लेकिन बैरिस्टर सैफ इतना वफादार आदमी है कि वो जाकर इमरान खान से मिलना चाहता है और उसकी हर दफ़ा मुलाकात भी हो जाती है। तैमूर झगड़ा नहीं मिल सकते, बाकी लोग नहीं मिल सकते, जुनैद अकबर नहीं मिल सकते, शाहिद असलम नहीं मिल सकते, सुहेल अफरीदी नहीं मिल सकता, मीना खान अफरीदी नहीं मिल, बाकी लोग भी नहीं मिल सकते, आलिया हमजा की मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन ये जाकर मुलाकात कर लेते हैं बैरिस्टर सैफ जो है। बैरिस्टर गौर की भी हो जाती है मुलाकात। तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है इस खबर में कि ये इख्तलाफ पैदा हुआ हो और इस मामले में अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान साहिबा, ये सब लोगों का अपना अपना रोल है। सेनेट वाले मामले में लेकर अली अमीन ने चंद खबरों के मुताबिक अलीमा खान पर भी तनकीद की है और वो पार्टी को एक अलग डायरेक्शन दे रहे हैं। अब मिर्ज़ा अफरीदी पे आगे मामला फंस जाता है कि पैसे वाला आदमी है ना, इसी तरह मिर्ज़ा अफरीदी पे आगे मामला फंस जाता है और ऐसे ही मामला आ जाता है जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी के दिलावर खान है। ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी दिलावर खान को सेनेटर बनाना चाह रही है। बहुत मालदार आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी है, ये सारी जमातों को पैसा खिला सकता है और अगर ये चाहे तो आप वैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खरीद के भी ये सेनेटर बन सकता है, थोड़ी सी इसको अगर आसरा मिल जाए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो यहाँ पे एक पैसे का खेल खेला जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं वो नाराज हो रहे हैं। एयरवे की जो खबर है उसका बेशतर हिस्सा ये
नईम भट्ट साहब ने भी कहा कि मेरी खबर है, तो इसके बेशतर हिस्से के ऊपर तो बात ही नहीं की। एमी बिलावजा बाइकआउट करने जा रहे हैं। उन्हें कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब को। लेकिन अम्माद यूसुफ साहब ने एक ज्यादती की है। अम्माद यूसुफ साहब ने इमरान खान साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो इमरान खान साहब ने उनका वीज़ा नहीं लगवाया बरतानिया का, जिसकी वजह से वो कीनिया में शहीद हो गए। और वो चाहते इमरान खान साहब तो वीज़ा लगवा सकते थे अरशद शरीफ का, उन्होंने कहा जी बरतानिया का। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अम्माद यूसुफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा बरतानिया का वीज़ा लगवा दें? अरशद शरीफ इंतहाई बागैरत इंसान थे। उनके ज़ाती ताल्लुकात मुराद सईद से ज़रूर थे। आपके ज़ाती ताल्लुकात बाद कोई दोस्त भी आपके होते हैं जिनसे आप दिल की बात भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी इमरान खान से मदद मांगता, या इमरान खान उनकी मदद करते भी तो वो इमरान खान से मदद लेते। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे एक दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि आपके लिए अब मसाइल पैदा होंगे तो आप यहाँ चले जाएं। एक स्पेसिफिक जगह पे उन्होंने मुझे बताया था। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने एक फैसिलिटी मुझे देने की कोशिश की थी, तो मैंने इनकार कर दिया था और इमरान खान साहब इसकी गवाही देंगे। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा खान साहब खाली लड़ाई आपकी थोड़ी है, ये मुल्क का मामला है, मैं अपनी मर्जी से अपना काम कर रहा हूँ और आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं यहाँ पे आपसे मदद नहीं ले सकता, लेकिन आपका ये कहने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अब जब मेरे जैसा कमज़ोर आदमी ये कर सकता है कि इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा कर दे कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो वो तो अरशद शरीफ था, ये तो अम्माद यूसुफ साहब उनकी तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ARY को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था ना, वो अरशद शरीफ को नौकरी से ना निकालता, या वो चैनल्स जिन्होंने मुझे नौकरी से निकाला वो अपने पैरों पे खड़े होते और मुझे नौकरी से ना निकालते। अगर हमें नौकरियों से ना निकाला जाता, हम अपनी नौकरियों के ऊपर काम कर रहे होते, तो हम मुल्क छोड़कर कभी ना जाते। मुझे 2022 में शहीद अरशद शरीफ ने, जब उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप पाकिस्तान से इमरान कुछ अरसे के लिए चले जाए, आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं अभी यहां रहना चाहता हूं अरशद भाई। उन्होंने कहा तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला हो गया है, और उनके पास इंफॉर्मेशन ठीक थी। उसके चंद दिनों बाद मुझे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो अरशद शरीफ साहब को मैंने कहा आप क्यों नहीं चले जाते? बातों बातों में मैंने उनसे भी ऐसे ही कहा, हंसते हंसते। तो उन्होंने कहा मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मैं ARY के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे रोजाना चैनल में जाना पड़ता है, बैठकर बात करनी पड़ती है, तो मैं यहां से जा नहीं सकता। तो जब तक अरशद शरीफ के पास नौकरी थी, उन्होंने मुल्क छोड़ने का कभी फैसला नहीं किया, ना उन्होंने छोड़ना था। ARY ने उन्हें नौकरी से निकाला, फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर देखिए, अभी अम्माद यूसुफ साहब ये तो बात कर रहे हैं इंतहाई मादरत के साथ, आपने ये तो कह दिया कि इमरान खान का कसूर है कि उसने वीजा क्यों नहीं लेके दिया। हालांकि इमरान खान कोई वीजा एजेंट तो नहीं है कि वीजा लेकर देंगे। अभी सिर्फ एक बंदे का नाम आया था, बीच में एक बंदे ने शोर मचाया था कि इमरान रियाज के अमेरिका के वीजे के लिए मैंने कोशिश की है, मैंने वो विड्रॉ ही कर लिया वीजा। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मैं लेता ही नहीं। तो आपको लगता है कि अरशद शरीफ ने वीजा लेना था? ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके साथ काम करता रहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। कीनिया किसने भिजवाया अरशद शरीफ को? किसके कहने पर वो कीनिया पहुंचे? किन लोगों के पास वो कीनिया में रहते थे? जिन लोगों के पास रहते थे वो किन के दोस्त थे? इन पे तो आप कभी नहीं बोले। जिन लोगों ने अरशद शरीफ के ऊपर झूठे मुकदमात किए, उन पे तो आप कभी नहीं बोले। जिन लोगों की वजह से अरशद शरीफ ने हरासा होकर पाकिस्तान छोड़ा, उनके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया, उन लोगों के ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। जो लोग अरशद शरीफ के आज मुकदमात नहीं चलने दे रहे, होने दे रहे, उनके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। अदालत में अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। हमेशा आपका जोर चलता है कमजोर के ऊपर। आपने देखा एक आदमी जेल में बंद है, आज वो बेबस है, कमजोर है, इसको मारो सारे मिलकर। यही आपकी गैरत जागती है ना। निकलकर उनका नाम ले और उनके बारे में बात करें आप, जिनके बारे में अरशद शरीफ की फैमिली कहती है कि इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं कहना नहीं चाहता, अपनी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। लिहाजा झूठा पहलवान बनने से अच्छा है आप खामोश रहें। अगर आपने इस बात पे कंप्रोमाइज किया है ना कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया, तंग किसने किया, परेशान किसने किया, मुकदमात किसने किए, हर चीज पे कंप्रोमाइज किया ना, तो यहां पे भी आपका बोलना नहीं बनता। और आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कह रहे हैं जो जेल में बंद है, जिसकी उस वक्त हुकूमत भी नहीं थी, कि ये वीजे क्यों नहीं लेकर दे रहा अरशद शरीफ को। ये आपने शहीद अरशद शरीफ की भी तौहीन की है और आपने सहाफत की भी तौहीन की है। हद होती है वैसे, मुझे तो हैरत हो रही है। नाज़रीन, मारंग बलोच साहिबा के मामले पर आ जाए। पाकिस्तान में जुल्म तो खत्म ही नहीं हो रहा। मारंग बलोच साहिबा को दोबारा 15 रोजा रिमांड पर भिजवा दिया जज ने।
जब इन्हें अदालत में पेश किया गया तो आज लोग भी गए थे और मारंग बलोच की मुस्कुराहट पूरी रियासत को बता रही थी कि वो रियासती जबर और ताकत के सामने झुकी नहीं है, वो कमजोर नहीं पड़ी। वो मुस्कुरा रही थी, वो हंस रही थी, वो बात कर रही थी अपने लोगों से, उसकी हिम्मत नजर आ रही थी, उसकी जुर्रत नजर आ रही थी, उसकी बहादुरी नजर आ रही थी, उसका अज़म नजर आ रहा था अपने लोगों के लिए कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो डट कर खड़ी हुई है अपने लोगों के लिए, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, बलूचिस्तान के हुकूक के लिए। और बलूचिस्तान के जो हमारे रहने वाले नौजवान हैं, इनमें 40% जो है वो हमारे पश्तून नौजवान है, बाकी बलोच नौजवान है बहुत बड़ी तादाद में। तो उन सबके लिए वो आवाज उठा रही है, बलूचिस्तान के अमन के लिए आवाज उठा रही है। वहां पे जो इस्तेहसाल हो रहा है, उनके जो वसाइल छीने जा रहे हैं, उनकी जो मादनियात पे कब्जे हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। तो ये जो आवाज उठाने वाली खातून है, इसकी हिम्मत को सलाम है, जिस तरीके से ये मजबूती के साथ अदालत में मौजूद थी। मारंग बलोच ने जज को कहा, बात तो सुने। जज साहब बात ही नहीं सुन रहे थे। कहा बात तो सुने, फैसला तो आपने वही देना जो लिखा आ गया आपको, लेकिन बात तो सुने। हमारे अभी तक जज के ऑर्डर के बावजूद वकालतनामे हमें साइन नहीं करने दिए जा रहे। हम वकालतनामे साइन करना चाहते हैं, हमें वकालतनामे साइन नहीं करने दिए जा रहे। ये मारंग बलोच ने जज को बताया। आप अंदाजा करें कितना जुल्म है। 4 महीने हो गए लगभग ये खातून और इनके साथ दीगर 5 लोग अंदर है, जिनमें एक माजूर भी है। व्हील चेयर पर उसको उठा उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन इनके वकालतनामे साइन नहीं होने दिए जा रहे। मारंग बलोच का हंसना, मुस्कुराना, वहां पे लोगों के साथ खुलकर बात करना, जज के सामने ऐसे डट कर खड़े होना, निजाम इंसाफ को बेनकाब करना, ये पाकिस्तान की रियासत के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल है। इन्हें समझना पड़ेगा कि जबर के साथ ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये नौजवान मुख्तलिफ लोग हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये अब आप 2025 में जिंदा है, 18वीं सदी में नहीं है। अब आपकी मनमानी वैसे नहीं चलेगी। ये नौजवान आपसे हार नहीं मानेंगे, ये आपको शिकस्त देंगे, ये आपसे अपने हुकूक छीन लेंगे। इससे पहले कि ये आपको रुसवा करके, जलील करके आपसे अपने हुकूक छीने, आप इन्हें इनके हुकूक लौटा दें, ये ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इसके ऊपर बड़ा रद्दअमल भी आया। नादिया बलोच साहबा का एक ट्वीट है, आज फिर इंसाफ का कत्ल हुआ। वैसे मैं अगर सोचूं ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, तो आज के दौर में जो मेरे दिमाग में सामने शक्लें आती हैं ना, आज के दौर में, माजी में बहुत सारी ऐसी खवातीन रहीं, उसमें सबसे पहला नाम मैं ले लेता हूं फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह, फातिमा जिन्ना का। फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत है और उन्होंने जिस तरह डिक्टेटर का सामना किया, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी उसमें कहानी वहां से शुरू होती है। बेनजीर भुट्टो भी थी, नुसरत भुट्टो भी थी और लोग भी थे। एक दौर में नवाज शरीफ की बीवी ने भी एक डिक्टेटर के खिलाफ जदोजहद की थी, कुलसूम नवाज साहिबा ने। मरियम नवाज साहिबा ने तो जूते ही पॉलिश कर दिए पकड़ के। सारी अपनी जो थोड़ी बहुत उन्होंने शुरू की थी, रेजिलियंस दिखाना शुरू ही की थी, उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी पकड़ के, साथ ही बूट पकड़ लिया। बहुत ही स्टेमिना ही नहीं था बिल्कुल इनका। तो आज के दौर में अगर मैं देखता हूं ना, तो मेरे दिमाग में कौन आता है? मारंग बलोच, यास्मीन राशिद, शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी। मेरे दिमाग में आता है फौरी तौर पे इवन आसमा जहांगीर साहब अब दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी भी ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं। लेकिन जो सनम जावेद खान ने कर दिया, जो आलिया हमजा ने कर दिया, जो इवन इमरान खान की बहनों ने, बुशरा बीबी ने जो कर दिया, जो रेजिलियंस दिखाई, तो वो जो एक शेर है ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, इन खवातीन ने साबित किया कि इस तरह के इशार इनके बारे में लिखे जाते हैं। और खवातीन याद रखिएगा, अगर कोई तब्दीली आती है ना मुआशरे में और बड़े पैमाने पर आती है, तो खवातीन का उसमें बड़ा कलीदी रोल होता है। और आज खवातीन इस फस्तायत और इस जबर के सामने डट कर खड़ी हैं, डट कर खड़ी हैं और बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हैं। और इन खवातीन की वजह से बहुत सारे मर्द हजरात भी खड़े हैं कि अगर खवातीन खड़ी हो सकती हैं तो हम भी खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की है और ये उन्हें करनी थी। इसके पीछे उन्हें क्या हासिल होगा ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि मौजूदा फौजी क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा कि उसे इस बात का एहसास हो गया है कि फाटा का इंतजाम गलत था। अब एक सूरत यह हो सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह फाटा का अपना वजीर आला हो जो वफाक के ज़ेरे इंतजाम हो। इसके लिए आपको 27वीं तरमीम हर सूरत में लानी पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान, देखिए अगर आप फाटा इस वक्त अलग भी करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं सारे वहां पे, यानी 80%
या इससे ज्यादा जो नुमाइंदगी है फाटा में इस वक्त एमपीएस की, एमएनएस की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो वजीर आला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही आएगा अभी। तो फजलुर रहमान साहब ये करना क्यों चाह रहे हैं? देखिए, अब अगर ये 27वीं आईनी तरमीम पास करवा देते हैं ना फजलुर रहमान साहब हाथ मिला के हुकूमत के साथ, और फाटा को जो है वो वापस कर देते हैं वफाक के अंडर में, तो ये इमरजेंसी लगा के फाटा के अंदर कोई हुकूमत बनने नहीं देंगे। और अगले इलेक्शन में जब हुकूमत बनेगी तो फजलुर रहमान साहब की ये डिमांड होगी कि मैंने ये काम करवाया, मेरा वजीर आला वहां पे बनवाओ। तो ये वहां पे अपना कठपुतली वजीर आला बनवाएंगे और वहां की मादनियात के ऊपर वफाक का कब्जा हो जाएगा। ये है नादरीन सादा सादा गेम जो अब तक समझ आ रही है। नादरीन, एक और बड़ी खबर है, और वो जो 9 मई के मुकदमा है उस हवाले से है। इसको सबसे अच्छा जो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप 9 मई के केसेस को इस वक्त डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप शाकिर अवान साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको समझ सकते हैं। वो सबसे ज्यादा तफसील से बता रहे हैं। हम लोग तो इसको सिर्फ छेड़ते हैं, जो अहम चीजें हैं वो बताते हैं, लेकिन वो बड़ी तफसील के साथ बता रहे हैं। वहां पे आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। शाकिर अवान साहब आप नाम लिखेंगे और वहीं पे आपको उनका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने वो इंकशाफात कर दिए हैं, वो आप सुन सकते हैं जाके कि आप हैरान हो जाएंगे। अब एक इंकशाफ जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इंस्पेक्टर मुनीर साहब जो है वो चले गए जी उम्रे पे। तो जज साहब बड़े गर्म थे, जज साहब ने कहा जी बुलाओ उसको, क्यों नहीं आ रहा वो? तो उनको जनाब कॉल की गई, व्हाट्सएप के ऊपर पता चला व्हाट्सएप नहीं चलती, तो अगले दिन ईमो पे कॉल की गई, ईमो पे उनको लाइव ले लिया गया। तो उन्हें कहा गया वकील की जानिब से कि जनाब, जज ने कहा जी करें आप इनसे चरा। हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उनका यह फैसला है कि ऑनलाइन गवाही कोई नहीं होगी, गवाही के लिए आपको बंदा लेकर आना पड़ेगा अदालत में। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं जी इसका वहीं पे करो। वो अहराम की हालत में वहां पे गवाही देने के लिए ईमो पे आ गया इंस्पेक्टर मुनीर। तो जब उसे ये कहा गया कि आप ये कहें कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो, ये कहा गया। तो उसने आगे से कहा दिया मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। भाई अल्लाह को तो आप मना लेंगे, अगर नाराज हो गया तो। आपने कहना था कि अल्लाह का कहर मुझ पर ना, बड़ा कहा वकीलों ने। शाह महमूद कुरैशी भी बोलना शुरू हो गए, वो हलफ ही ना ले, क्योंकि उसने हराम पहना हुआ है, वहां पे उसने उमरा किया हुआ है। तो उसको वो कह रहे हैं सारी अदालत के अंदर के लो हलफ। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होगी। वो पुलिस वाला डरे, वो कहता जी मैं नहीं लेता ये वाला हलफ। तुम ये कहो कि मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो, अल्लाह का कहर नाजिल हो, तो इस पर उन्होंने कहा जी मुझ पर क्यों हो? ये वो पुलिस वाला कहता है जिन्होंने 9 मई किया और करवाया उन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अब उस बेचारे को अब फतवे दिलवाए जाएंगे, वो बेचारा वो दौड़ गया, उसने कहा जी मैं नहीं करता ऐसे। अब पीटीआई ने कहा जी इसको आप फिजिकली यहां बुलवाएं, ये उम्रा कर ले उसके बाद बुलवाएं। लेकिन जज को बहुत जल्दी है, वो कह रहे जी फटाफट ना बैठो, और वो ऑनलाइन ही गवाही लेते जा रहे हैं, इसकी वापसी का इंतजार भी नहीं कर रहे। तो आप अंदाजा करें कि गवाह गवाहियां नहीं दे पा रहे, गवाह हलफ नहीं ले पा रहे, गवाह जो है वो साबित ही नहीं कर पा रहे। वो वहां पे मौजूद है, तफ्तीशी से पूछा जज साहब ने, या वो जो वहां पे वकला थे जो जिरा कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये जो हसाम और ये मुनीर खालिद, ये जो आपके स्टार गवाह है, जो आपके बड़े तगड़े गवाह हैं, जिनको आप कहते हैं जनाब ये हमारे गवाह हैं, इनकी बुनियाद पे हमने मुकदमा बनाया। एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था, इमरान खान के कमरे में बैठा हुआ था, दूसरा ये कर रहा था। तो इन्होंने 9 मई की पूरी साजिश को खुद सुना और देखा है, लिहाजा ये हमारे गवाह हैं। उनमें से एक गवाह का तो पता चला जनाब छुट्टी पे, दूसरा हरफ ही नहीं ले रहा, और वो उस दिन छुट्टी पे था। और एसएचओ ने लिखा था कि ये आदि मुजरिम बन गया, ये रोजाना छुट्टी पे जाता है, ये बहुत तंग करता है, इसको एसपी के सामने पेश करो। और पता चला जी उसी तारीख में उसको डाल दिया कि ये वहां जाके सुन रहा था और गवाह बन रहा था। अब देखें जो सवालात पूछे गए उनसे ये पूछे गए कि 9 मई की साजिश इन्होंने सुनी है ना, ये आपके स्टार गवाह हैं, क्या आप जमान पार्क गए हैं? तफ्तीशी से पूछा, उसने कहा जी मैं नहीं गया। उन्होंने कहा जी स्टार गवाहान है, इनको लेकर आप वहां तक गए जहां पे बैठ के इन्होंने साजिश सुनी थी या साजिश हुई थी? तफ्तीशी कहता जी नहीं। उन्होंने कहा ये साबित कर सकते हैं आपके ये दोनों बंदे वहां पे उस दिन मौजूद थे साजिश सुनने के लिए? तफ्तीशी कहता है जी ये वहां थे नहीं। साबित कर सकते हैं? उसने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा सीडीआर है आपके पास, कोई कॉल डाटा रिकॉर्ड ही हो आपके पास कि इनके मोबाइल फोन उन दिनों वहां पे फिर रहे थे, ये वहां गए थे? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा सेफ सिटी का कोई रिकॉर्ड किसी कैमरे में निकल आए जिसमें आप ये साबित कर देंगे जनाब ये दो आपके स्टार गवाह जो आपके हैं ये वहां पे उस वक्त मौजूद थे? उन्होंने कहा जी नहीं। कोई एक रिकॉर्ड ये फ्राहम नहीं कर सके जिसमें साबित करें कि ये जो गवाह थे ये उस दिन जमान पार्क गए हुए थे और वहां पे खुफिया तौर पे सुन रहे थे। अब वहां पे जो लोग मौजूद थे जरा उनकी बात सुने आप। ये जमशेद इकबाल चीमा साहब और उनकी एहलिया, इन्होंने भी बड़ी बेचारों कुर्बानी दी, बड़ी मार खाई, इनको बहुत परेशान किया। इवन इनके बच्चे तक दरबदर हो गए, ये जेलें भी काटते रहे, परेशान भी रहे, भागे भी रहे, इनका कारोबार भी तबाह हो गया। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब और मुसर्रत
जमशेद चीमा साहबा। ये कहते हैं जी साजिश की गवाही देने वाला शख्स कहता है कि वो टेबल के नीचे बैठा हुआ था और इमरान खान की टेबल तो इतनी छोटी थी, ये टेबल आपने देखी हुई है जिसपे इमरान खान साहब पांव रख के बैठते थे। उस पूरे कमरे में कोई भी बड़ी टेबल नहीं थी। एक बच्चा जो होता है ना छोटा 2 साल का, मेरे ख्याल में वो भी छुप के नहीं बैठ सकता उस टेबल के नीचे जहां पे ये इतना भारी भरकम पुलिस वाला छुप के बैठा हुआ था। वो ये कह रही है कि वहां बिल्ली का बच्चा नहीं आ सकता। ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। ये तमाम मुकदमा सियासी और जाती अना पर बनाए गए हैं। वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शर्म आनी चाहिए कि यार ऐसे घटिया मुकदमा, तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी? आप तारीख के हाथों कत्ल हो चुके हैं, तारीख में आप मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। और इमरान खान साहब को आपने तारीख में अपनी इन हरकतों की वजह से अमर कर लिया है। और अब आप कभी ये ट्वीट करवा के, वो करवा के, यहां से दबाव डलवा के, वहां से करके, अब आप इमरान खान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पब्लिक ओपिनियन को आप ऐसे नहीं बदल सकते। अगर इमरान खान को कोई तबाह करेगा तो इमरान खान के अपने फैसले करेंगे या इमरान खान की अपनी पार्टी करेगी, जो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं। वरना ये ना एस्टेब्लिशमेंट से होना है और ना उनके टाउटों से होना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।